हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चय को निरूपित या व्यक्त, समुच्चय को हम कितने रूप से व्यक्त कर सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, या इसी को हिंदी में कहते हैं रोस्टर रूप, या फिर इसको हम कह सकते हैं लिस्टिंग फॉर्म। और जो दूसरा रूप होता है बिल्डर फॉर्म, इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप या हेडिंग फॉर्म। तो यदि हमें किसी क्वेश्चन को रोस्टर रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। आइए इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें यदि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के समुच्चय को लिखना है तो हम इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे। तो हमको लिखना होता है लिस्टिंग फॉर्म में। इसको हम मंझले कोष्टक में लिखते हैं। इस प्रकार से कोष्टक बनाते हैं। और यहाँ पर जैसे मान के चले कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को यहाँ पर लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे ए ई आई ओ यू। और इस प्रकार से हम मंझले कोष्टक, या इसको इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और यहाँ पर इसको हम किसी सिंबल से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ए के बराबर सेट को दर्शा सकते हैं। और इसी बात को यदि हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, या हेडिंग फॉर्म में। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं मंझले कोष्टक में। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि एक्स एक्स। इस प्रकार से जब भी हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं कि एक्स एक्स। और यहाँ पर हमें हेडिंग लगाना है एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इस प्रकार से यहां पर हम लिख सकते हैं। तो हम जब किसी बात को इस प्रकार से लिखते हैं तो आपका क्या होता है, रोस्टर रूप कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। और जब हम किसी बात को इस प्रकार से, समुच्चय को इस प्रकार से लिखते हैं कि एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय है, तो वह बिल्डर फॉर्म कहलाता है, समुच्चय निर्माण रूप। जैसे यहाँ पर यदि हमें पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है और इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे। इसको हम मंझले कोष्टक या कर्ली ब्रैकेट में इस प्रकार से 1 से 5 तक की संख्याओं को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। 3 4 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। और इसको हम किसी सिंबल से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए से दर्शाया, यहाँ पर हम बी से दर्शा सकते हैं। और ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी सिंबल से दर्शाते हैं तो हम कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, स्मॉल अक्षर इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। और इसी बात को यदि हमें बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये आपके 2 डॉट होते हैं, एक्स सच दैट एक्स। एक से 5 तक की, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इस प्रकार से यहां पर हम लिख सकते हैं। या फिर हम इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से होती हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो जब हम इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं तो आपका क्या कहलाता है, रोस्टर रूप
या इसी को हम कहते हैं लिस्टिंग फॉर्म। और जब हम किसी बात को इस प्रकार से लिखते हैं हेडिंग लगाकर, तो वो क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण रूप, बिल्डर फॉर्म। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि समुच्चय को दो प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं, पहला रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। यहाँ पर आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है और हमें रोस्टर रूप में लिखना है, यानी कि हमें लिस्टिंग रूप में लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए बराबर, यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, इन संख्याओं को माना गया है एक्स पूर्णांक है और -3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 7 से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चिन्हों के बारे में समझ लेते हैं कि छोटे बड़े का यहाँ पर चिन्ह क्या होता है। जो इस प्रकार से चिन्ह होता है, जिस तरफ ये क्या होता है, खुला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ खुला है, तो ये इसको हम क्या पढ़ते हैं, बड़े का चिन्ह, बड़े का चिन्ह। और जिस तरफ ये क्या होता है, बंद होता है, उस तरफ क्या होता है, छोटा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि -3 क्या है, छोटा है, इस तरफ बंद है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, -3 छोटा है किससे, एक्स से, और यहाँ पर एक्स छोटा है किससे, 7 से। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स का मान, यहाँ पर एक्स की तरफ क्या है, खुला हुआ है मुंह, तो यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा, बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, -3 से, और यहाँ पर और 7 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स का मान -3 से तो बड़ा होगा, लेकिन 7 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर यदि हम पूर्णांक संख्याओं की बात करें, तो पूर्णांक संख्या प्लस और माइनस की सभी संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। यदि हम इसको संख्या रेखा पर देखें, यहाँ पर के बीच में यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। इस तरफ प्लस की संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से, और आगे तक 6 7 8 और आगे तक संख्या होती हैं। और यहाँ पर इस तरफ संख्या जो होती हैं वो माइनस की होती हैं, -1 -2 -3 -4। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि x सच दैट एक क्या है, पूर्णांक है, और x का मान क्या होना चाहिए, -3 से तो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े का चिन्ह है, और x का मान 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, इसको हम a के बराबर सेट को नाम देंगे, a बराबर, अब इसको हम कर्ली ब्रैकेट मझली कोष्टक में लिखेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया कि x का मान -3 से तो बड़ा होना चाहिए, तो -3 से कौन कौन से बड़े हो सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से लगाकर हो सकते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक हो सकते हैं। कहाँ तक हो सकते हैं, 6 तक, क्योंकि हमें 7 को तो लेना नहीं है, -3 और 7 के बीच की संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पर हम -2 से लगाकर 6 तक की संख्याओं को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले -2 -1, इसके बाद यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 और 6 तक की संख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बी एक सेट दिया गया है, x सच दैट x संख्या क्या है, 6 से कम एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। जैसे यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्या 1 से लगाकर और आगे तक होती है 1 2 3 4, इस प्रकार से अनंत तक संख्या होती है। जितनी भी प्लस की संख्या होती है वे सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि x सच दैट x संख्या क्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती हैं, 5 तक हो सकती हैं। और कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से। तो हम 1 से 5 तक की संख्याओं को यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है।
यहाँ पर आपको 2 अंकों की संख्या बताना है और ऐसी संख्या बताना है जिसके अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। जैसे यहाँ पर यदि हम 2 अंकों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 17 से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 17 भी 1 क्या हो जाएगी, 2 अंक वाली ऐसी प्राकृतिक संख्या होगी जिसके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना कितना आएगा, 7 + 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आइए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में सी के बराबर सेट दिया गया है उसे लिखेंगे और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, मझली कोष्ठक। और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 17, क्योंकि 16 में तो ये 6 और 1 कितने होंगे, 7 होंगे, तो 16 यहाँ पर संख्या होगी नहीं, क्या होगी, 17 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 17 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखने का तरीका यदि हम आपको बताएं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस प्रकार से आपको गिनती लिखना है, 1 2 3, थोड़ी यहाँ पर गैप देके 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से आपको 8 तक गिनती लिख लेना है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अंकों का योगफल कितना चाहिए, 8 चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 1 में कितना जोड़ें कि 8 हो जाए, कितना जोड़ें, 7। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अब 7 से छोटी संख्या क्या होती है, 6, 6 से छोटी संख्या क्या होती है, 5, 5 से छोटी संख्या क्या होती है, 4, 4 से छोटी क्या होती है, 3, 3 से छोटी 2 और 2 से छोटी क्या होती है, 1 और 1 से छोटी क्या होता है, 0। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 26 हो जाएगी। इसके बाद 2 के बाद क्या आएगा, 3, यहाँ 6 से छोटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 3 के बाद क्या आएगी, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 से छोटी क्या होती है, 4। यहाँ पर 4 के बाद क्या होगी संख्या, 5 और यहाँ पर 4 से छोटी क्या हो जाएगी, 3। 5 के बाद संख्या क्या आती है, 6, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। 3 से छोटी संख्या क्या होती है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 से बड़ी संख्या क्या होती है, 7 और 2 से छोटी होती है 1 और यहाँ पर 7 से बड़ी संख्या क्या होती है, 8 और 1 से छोटी क्या होती है, 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमने संख्या लिखी है इन संख्याओं के योगफल कितना है, दोनों संख्याओं का 8 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 और 1 8, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 3 8, इस प्रकार से यहाँ पर संख्या हो जाएंगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि dx सेट दिया गया है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, जो संख्या क्या है, 60 की भाजक है। 60 की भाजक का मतलब क्या है, विभाजित है। सबसे पहले यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या देखना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे यदि हम संख्या 1 की बात करें तो संख्या 1 ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है। यहाँ पर यदि हम संख्या 2 की बात करें तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि यदि इसमें क्या होता है, 1 से भाग जाता है और 2 से भाग जाता है। तो आपको परिभाषा ध्यान रखना है, डेफिनेशन, कि ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। जैसे यदि हम संख्या 3 की बात करें तो संख्या 3 1 से विभाजित हो जाएगी और यहाँ पर 3 से। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं, जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम संख्या 4 की बात करें तो 4 तो यहाँ पर 1 से भी विभाजित होती है, 2 से भी होती है और 4 से भी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर अभाज्य संख्या लिखें 2 3 5 7 11 13 15 17, इस प्रकार से और आगे तक की संख्या। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या बताना है जो क्या हो, 60 की भाजक भी हो। 60 की क्या हो, भाजक। भाजक का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसमें जिस संख्या यहाँ पर हम लें उस संख्या का भाग यहाँ पर इस 60 में जाना चाहिए। जैसे यदि हम 2 लें, क्या 2 का भाग 60 में जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का भाग 60 में हाँ जाता है। 2 3 6 और यहाँ पर 0 जाके आएगा, तो यहाँ पर 2 हो सकती है एक संख्या। इसके बाद क्या 3 का भाग जाता है 60 में, तो हाँ 3 का भी जाता है। 3 एकम 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएंगे यहाँ पर।
और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 का भाग भी यहाँ पर 60 में जाता है, तो यहाँ पर 3 भी एक संख्या हो जाएगी। इसके बाद 5 भी एक संख्या हो जाएगी। यदि हम 5 का भाग 60 में करें तो 5 का भाग 60 में यहाँ पर जाता है। 5 एकम 5, यहाँ पर 6 में से 5 को घटाएंगे 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 को यहाँ पर हम लिखेंगे तो 5 दूनी 10, 12 बार जाएगा। तो यहाँ पर और 7 का भाग करें तो 7 का भाग तो 60 में जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेना है जो अभाज्य संख्या तो हो लेकिन क्या हो 60 की भाजक हो, उस संख्या का 60 में भाग जाता हो। तो यहाँ पर ऐसी 3 ही संख्या है, 2 और 3 और 5। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे डी बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे यहाँ पर 2, 3, 5। तो यहाँ पर केवल 3 ही संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ क्या है 60 की भाजक भी है। इसके बाद यहाँ पर हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है कि ई बराबर आपको एक ट्रिगोनोमेट्री एक शब्द दिया गया है, सभी अक्षरों का समुच्चय आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई भी शब्द दिया गया हो, जैसे यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में भी आपको एक बेटर शब्द दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इनको आपको ब्रैकेट के अंदर तो लिखना है कॉमा लगाकर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को यहाँ पर हम जब भी रोस्टर रूप में लिखते हैं तो उनको कोष्ठक के अंदर डबल बार संख्या नहीं लिखते हैं, यानी कि संख्या को हम रिपीट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे ई बराबर सबसे पहला शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर आर हो जाएगा, इसके बाद आई हो जाएगी, इसके बाद जी, इसके बाद ओ और इसके बाद एन, और यहाँ पर ओ यहाँ पर डबल बार है। तो हम क्या करेंगे, जो भी डबल संख्या होगी उस संख्या को यहाँ पर हम एक ही बार लिखेंगे, डबल बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर वो तो यहाँ पर लिख चुका है, इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एम, इसके बाद यहाँ पर हम ई लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर टी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख चुका है, तो हम टी को स्किप करेंगे, इस टी को नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर आर भी लिख चुका है और यहाँ पर हम वाई लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी शब्द को रोस्टर रूप में लिखना होता है तो हम जो भी अक्षर क्या होता है डबल बार होता है, उस अक्षर को हम एक ही बार लिखते हैं, डबल बार नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रिगोनोमेट्री शब्द को इस प्रकार से रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 6वें क्वेश्चन में आपको एफ के बराबर एक बेटर शब्द दिया गया है। इस बेटर शब्द के सभी अक्षरों का यहाँ पर समुच्चय लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको भी रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले बी अक्षर लिखेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, ई लिखेंगे, और यहाँ पर टी शब्द क्या है डबल बार है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे टी, और यहाँ पर ई यहाँ पर लिख चुका है तो ई को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही बार लिखना है, और यहाँ पर आर जाकेता है। तो इस प्रकार से हम बेटर शब्द को रोस्टर रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 3 को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।